गुड इवनिंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करें आप। यस यस सर। ओके चलो स्टार्ट करते। काफी इंपॉर्टेंट आज पढ़ने वाले हैं। हो सकता है आपने पिछली क्लासेस में पढ़ भी रखा हो, लेकिन वापस सुन लेना एक बार। एसआरएन में क्या डालना था? क्या हो गया? एसआरएन में क्या डालना था? कौन सा एसआर है सर जी, जब मैंने लिंक खोला तो उसमें बोल रहा था एंटर एसआरएन। आईडी की जगह कुछ एसआरएन डालना है। आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा ना अवंती की तरफ से? नो सर। नो सर। नो सर। तो आप इतने टाइम से जब क्लास ज्वाइन करते थे तो डायरेक्टली ज्वाइन होता था क्या? कुछ नंबर नहीं डलता था क्या? नंबर और आईडी एंड स्टूडेंट आईडी। हाँ स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी डाल दिया करो ना। सर इसमें 10 डिजिट का 10 digit 10 डिजिट का। अभी तो दस फोन नंबर। नंबर डाल के ज्वाइन किया है। मैंने तो 1 2 3 4 5 6 डाल के ज्वाइन किया है। मैंने हाँ वो तो फोन नंबर रैंडमली डाला डल जाता है। वैसे फोन नंबर आप सही डालना बस, ताकि आपका अटेंडेंस ट्रैक हो जाए। क्लियर है? ओके सर। हाँ अटेंडेंस का ट्रैक होना बहुत जरूरी है। और बहुत जल्द हम ऑफलाइन में मीट करेंगे, ऑफलाइन सेशन रखेंगे जिसमें आप अपने टीचर्स के साथ मिल सकते हो। एक दिन का सेशन रखेंगे 2-3 घंटे का, जिसमें आप मीट कर सकते हो। एक सेकंड ना बच्चों। ठीक है, जिसमें आप ऑफलाइन टीचर के साथ मीट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। जिस एक उससे क्या हो जाएगा कि आपके बीच में और टीचर के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। आपको पता चल जाएगा हमको टीचर कैसे पढ़ाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर आपसे मिलेंगे, जिसमें आपको वो बताएंगे कि आगे की प्लानिंग कैसी है। ठीक है, तो उसमें आप अपने पेरेंट्स को भी लेके आ सकते हो, तो वो भी अपनी जो जो भी चीजें वो शेयर कर सकते हैं। और आगे का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर भी आपको बताएंगे कैसे आगे प्लानिंग चलने वाली है, कोर्सेज कैसे चलेंगे, कैसे आपको एग्जाम दिलवाई जाएगी, आपकी काउंसलिंग कैसे करी जाएगी। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में हम एक सेशन आपके साथ जरूर रखेंगे। मैंने बोला इस बार, देखो अगर हो पाता है तो अच्छी बात है ना? सर यस सर। हाँ, जैसे पुराने बच्चों के साथ जब अभी सेशन रखा था ना, 2 सेशन मैंने उनके साथ अभी ऑफलाइन रखे बैक टू बैक। एक अभी 1 महीने पहले रखा था जेई एडवांस के पहले, जब उनका एडवांस स्टार्ट होने वाला था, तो उनको मोटिवेट करने के लिए 1-to-1 मिलने के लिए। और उसके बाद अभी काउंसलिंग में रखा। तो सेशन का बहुत फायदा हुआ एक्चुअली। जब अपन आमने सामने मिलते हैं ना, तो आप टीचर को ज्यादा अच्छे से पहचानते हो। अभी तो मेरा भी कैमरा ऑफ है, आपके भी कैमरे ऑफ है, तो हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। कहीं अगर मान लो रास्ते में भी टकरा जाए पता नहीं चलेगा, राइट? तो वो ये एक बार जब मिल लेते तो वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट मंथ अपन आपस में मिले, तो आप सब भी आना। ठीक है, चलो। और संडे को ही रखेंगे, छुट्टी वाले दिन, या फिर किसी भी दिन रखेंगे। और ऐसी जगह रखेंगे जहां पे आप सब मेट्रो से आसानी से पहुंच पाओ। चलो करते हैं स्टार्ट। तो आपके सामने एक क्वेश्चन। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? नो सर। चलो नो start। सर। आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट इसको देख लो। K/1 एफ एक्स इक्वल टू, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है अगर ये कंटिन्यूस है तो के की वैल्यू बताओ। तो अगर कंटिन्यूस है तो क्या बोलेंगे अपन? लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, आया ना? यस सर। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स और फंक्शन की वैल्यू एट 0, दोनों को सेम होना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स, ये तो सिंपल है, हमने लिमिट में ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू एफ ऑफ 0 मतलब के। बताओ इसको सॉल्व करने के लिए क्या करा जाए? कैसे मल्टीप्लाई करें? इसमें वो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं ना बोथ साइड, मतलब नहीं, अप हाँ एंड 2 से। अब इसका स्क्वायर मुझे चाहिए नीचे, हाँ है ना? मेरे पास आइडेंटिटी क्या होती है? 1 माइनस कॉस तो एक्स ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो इसकी वैल्यू 1/2 आती थी। तो इसके ब्रैकेट के अंदर 2x है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 4x स्क्वायर। तो नीचे 2x स्क्वायर दिया हो तो एक सर एक्स्ट्रा गुना आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, हाँ है ना? यस सर। तो इस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। 1 1/2 सर 1/2 1/2 इनटू इंटू 2। 2 तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 1। क्लियर है? बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। अगेन ये क्वेश्चन बोला गया, एफ एक्स दिया हुआ है, बोला 0 से π/2 में। नहीं, ये क्वेश्चन अधूरा है, छोड़ो इसको। ये वाला ट्राई कर लो, देखो इसका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। एफ एक्स बोला गया है, ये फंक्शन है। एफ ऑफ 0 आपको दिया हुआ है 4, कंटिन्यूस दिया हुआ है 0 पे। अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ट्राई करो जल्दी से बच्चों।
सर ए की 1 आ रही है और बी की +-3। ओके, मतलब आंसर मैच कर रहा है सबका, बाकी लोग भी ट्राई Yes, कर रहे हो? चलो ट्राई कर लेते हैं। सिंपल वही क्वेश्चन अगेन, वही कॉन्सेप्ट कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू 0 पे सेम आनी चाहिए। तो लिमिट की वैल्यू, लिमिट एट x टेंड्स टू 0 fx यही आपका a cos x माइनस cos bx। देखो मैंने आपको कहा था जितना अच्छा लिमिट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी उतना इस चैप्टर में फायदा होगा। डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 दैट इज 4। आया ना? अब यहाँ पे कैसे इसको क्या दिमाग लगाएं इसके अंदर, कैसे सर सॉल्व करें? इसमें ना, सर सर इसमें एक्सपेंशन एक्सपेंशन, ओके वेरी गुड, सर एक्सपेंशन cos x को बाहर ले लेंगे। एल हॉस्पिटल 2 बार। सर इसमें ऐसे कर देते हैं ना कि ऊपर अगर नीचे 0 बन रहा है तो ऊपर भी 0 बनना चाहिए क्योंकि फाइनाइट आंसर है, तो हाँ। एक ही वैल्यू वहां से 1 आ जाएगी। ठीक है बिल्कुल, एक वो तरीका तो होगा इसे कि अगर मान लो इसका आंसर फाइनाइट है मतलब कोई सा कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा होगा तो नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे 0 की तरफ टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर का 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो ऊपर भी 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट तो लगेगा इसे। तो अगर वो लगाओगे यहाँ पे तो x को अगर ऊपर 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, a इंटू कॉस 0 कितना होता है 1 माइनस 1 माइनस कॉस b इंटू 0, तो b इंटू 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 अगेन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस 1 आएगा, बोलो। यस सर। और ये वैल्यू किसकी तरफ जानी चाहिए, 0 की तरफ जानी चाहिए। इसका मतलब a की वैल्यू किसकी तरफ जानी चाहिए, 1 की तरफ। यस सर। मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो बेसिकली a आपका कितना आ जाएगा 1, तो a 1 यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है, तो a तो आ गया। अब b के बारे में अगर सोचे अब देखो a की वैल्यू तो 1 आ गई, अब बस b निकालना है मुझे, हाँ है ना? यस सर। यस सर तो समझ में आ रहा है ना? देखो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट यही सिखाया था आपको, अगर ये लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही मतलब 0/0 फॉर्म बनना ही चाहिए। तो अगर ये ऊपर 0 की तरफ जा रहा है तो नीचे भी 0 की तरफ जा रहा है, तो ऊपर को 0 की तरफ करा, a 1 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई 1, इसको अब भले इक्वल टू कर दो, a की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करें b निकालने के लिए? सर अब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। हाँ दो बार डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, और ये एक बच्चे ने जो बोला था आप एक्सपांशन यूज करोगे तो एक्सपांशन की मदद से आप दोनों a और b भी साथ में निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्सपांशन हो सकता है थोड़ा टफ जाए। अगर डिफरेंशिएट करो, एल हॉस्पिटल अगर रूल अप्लाई करो तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और नीचे का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b sin bx। नीचे का हो जाएगा 2x। एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी x बच रहा है, तो एक बार और जब करोगे तो माइनस a cos x प्लस b स्क्वायर cos bx, हाँ है ना? यस सर। डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 4 के बराबर। तो x की जगह क्या रख दोगे आप 0, तो जहां जहां भी x उसकी जगह क्या रख दो 0, तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस b स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 4। a की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट अप करेंगे तो b आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। वेरी गुड। तो ये देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है मतलब अगर सॉरी कंटीन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। चलो अब थोड़े अलग क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपको एनसीईआरटी में भी आता है जनरली इस तरह से, ठीक है। ये बहुत पहले पूछते थे, अभी जैसे जेई पूछता नहीं इसके बारे में, और एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन इसके कभी कभी कोई बुक में आपको दिख जाएंगे। तो इसकी ज्यादा डिटेल थ्योरी में आपको नहीं समझाऊंगा कि ऐसा ही क्यों होता है, बस इसको क्वेश्चन को करने का तरीका समझ लो कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते तो उसको करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। पहले पूछे जाते थे, अभी तो नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए, इनकेस अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या समझ पाते क्वेश्चन? सर हाँ बोलो। सर जो ये वाला क्वेश्चन है चीनी मैम ने करवा देते, तो ये वाला भी और लास्ट तो 2 आपने कराया वो भी। ये भी करा दिया था हमने, काफी सारे कराए थे। यस मैम यस सर। ठीक है, मतलब वो आप पीपीटी सेम यूज हो रही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये कंपोजिट फंक्शन भी डिटेल में समझा दिया पूरा? यस सर। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, कहाँ पे सर डिस्कस? सर इसमें एक बार लेट कर लेंगे कि continuous मान कंटिन्यूअस लेंगे। है। हाँ इन दोनों को आप क्या कर देना, इक्वेट कर देना। एक्चुअली क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्वेश्चन क्या है? यस क्वेश्चन Yes, थोड़ा sir. अच्छा है। इसका एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल अगर देखोगे तो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अगर इसको ग्राफिकली समझो और कॉन्सेप्चुअली देखो, यहाँ पे क्या बोला गया, x बिलोंग्स टू q। q मतलब रैशनल नंबर्स, x डज नॉट बिलोंग टू q मतलब इरैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर। तो अगर इरेशनल नंबर हुआ, एक इनपुट अगर इरेशनल नंबर हुआ तो आंसर -6 आएगा। इनपुट अगर रैशनल नंबर हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट अप करोगे। क्लियर है? यस सर। अब देखो अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, जैसे मान लो एक नंबर लिया 1
और मान लो कोई इसके पास नंबर ले लिया 1/2, ये दोनों रैशनल नंबर है, हाँ या ना? यस सर। ये कैसे नंबर है? रैशनल, और ये भी रैशनल है, ठीक है। तो वन, अगर इस पे वैल्यू क्या आएगी y की, ये fx की जगह ये fx हो गया मान लो, ये आपका xx हो गया। तो अगर इसमें मैं वैल्यू पूछूं तो आप x की जगह 1 रख दोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 - 5 कितना हो जाएगा? -4। -4। तो मान लो कहीं नीचे आ रहा होगा, तो इस पॉइंट पे वैल्यू -4 आ गई। 1/2 पे मान लो कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर है, हाँ या ना? यस Yes, sir. 1 और 1.5 के 0.5 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर आएंगे, ठीक है। मान लो इसके जस्ट पास में कोई इरेशनल नंबर आएगा तो उसकी वैल्यू -6 आएगी, तो वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। उसके जस्ट पास रैशनल आएगा तो उसकी वैल्यू वापस कहीं और आ जाएगी। मतलब बहुत सारे नंबर है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। Yes, अब देखो हर इरेशनल नंबर पे तो ग्राफ आपका सिर्फ -6 होगा, मतलब ग्राफ के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? -6। हर इरेशनल नंबर पे आपके पॉइंट्स तो कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे। लेकिन इनफाइनाइट रेशनल नंबर है तो कभी यहाँ पे, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसे चलता जाएगा। और ये जो ग्राफ है ये क्या है? x² - 5x, ये कैसा ग्राफ है? पैराबोला है, पैराबोलिक। क्वाड्रेटिक है ना? sir. इसके दो रूट्स हैं 0 और 5, तो एक तो ये 0 से पास करेगा और एक कहां से पास करेगा? 5 से, ठीक है। 0 और 5, ये इसको क्या डॉटेड बनाऊंगा मैं, तो जो बाकी वैल्यू वो सब इसी ग्राफ पे लाई करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत Yes. कहीं एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरह से चीजें चलती जाएगी। आ रहा है समझ में? Yes, sir. कंटिन्यूस तभी होगा जब ऐसे पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा जब दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ऐसे एक्स पे कंटिन्यूस होगा जब दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम। वहीं पे कंटिन्यूस होगा, बाकी हर जगह क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। हर जगह क्या होगा? डिसकंटिन्यूस। समझ आ रहा है? क्योंकि जंप आता जाएगा, ऊपर नीचे जंप आता जाएगा। तो ये कहां पे सेम होगा? बस आपको उसको इक्वेट करना है। तो x² - 5x = -6 अगर कर दोगे तो यहाँ से आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? x² - 5x + 6 = 0 आया ना? यस सर। यहाँ से दो फैक्टर क्या बन जाएंगे? x - 2 × x - 3। हाँ, x - 2 और x - 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी आपके पास, 2 और 3। क्लियर है? यस। Yes, sir. ठीक है। सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यूस होंगे, बाकी हर जगह क्या होंगे? डिसकंटिन्यूस होंगे। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। फिर आपको अगर ये आता है तो अच्छी बात है। कंपोजिट फंक्शन के बारे में भी अगर देखो, ज्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना है। कंपोजिट फंक्शन आपने ऑलरेडी फंक्शन में पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत याद है? यस सर। Yes, sir. ये फंक्शन के अंदर फंक्शन आपको रखना रहता है, ठीक है। जी। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा दूं, fx मान लो कोई भी कंसीडर कर लो, 2x - 3, gx मान लो आपने कंसीडर कर लिया 5x²। मैं आपको पूछ रहा हूं फाइंड fog ऑफ 1, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? 7. हाँ, वेरी गुड। fog ऑफ 1 का मतलब क्या है? f के सर अंदर आप f के gx रख अंदर। लो, यस सर। है ना? और फिर मतलब gx और x की जगह क्या रख लो? 1, है ना? f के अंदर g ऑफ 1 कितना आ जाएगा? 5। और f के अंदर जब 5 जाएगा तो 2 × 5 - 3 दैट इज कितना आ जाएगा? 7। ये सबको समझ में आती है? यस। ठीक है। तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन होते हैं। अब इसकी कंटिन्यूटी अगर मुझे चेक करना है तो कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाए ये बारे में सोचते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी फंक्शन है f of gx, मान लो फॉग के बारे में बात कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर x के अंदर, तो आप मुझे ये बताओ कि ये कहां पे किस बात पे डिपेंड करेगा, कहां पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, या फिर किस बात, क्या क्या पॉइंट मुझे चेक करने पड़ेंगे? सर इस So पर अगर gx। gx not defined है तो हाँ, सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इनपुट मेरा g के अंदर जा रहा है, इनपुट मेरा किसके अंदर जा रहा है? g के अंदर। तो जहां जहां पे भी gx डिसकंटिन्यूस होगा वहां पे मेरा fx डिसकंटिन्यूस होगा, है ना? यस सर। फॉग Yes, sir. डिसकंटिन्यूस होगा। जहां जहां भी मेरा gx डिसकंटिन्यूस होगा वहां पे मेरा फॉग भी डिसकंटिन्यूस होगा। अब g के अंदर जो भी वैल्यू जाएगी वो f की इनपुट है, यस वो क्या सर। है? f की इनपुट। तो f जो फंक्शन है जिन जिन वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस है उसको हम gx से इक्वेट करेंगे। जैसे मान लो fx आपका 1 पे डिसकंटिन्यूस, फॉर एग्जांपल fx जो x = 1 पे क्या डिसकंटिन्यूस है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि g में x की वैल्यू क्या रखे ताकि वो 1 आ जाए। तो वहां पे भी फॉग क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। यस सर। yes sir. एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ध्यान से समझना वापस से, एक सेकंड ना, में पेज ऐड हो जाएगा कहीं से नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो fx मैंने बोल दिया 1/x - 3, gx मैंने बोल दिया मान लो 1/x, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मैं पूछ रहा हूं कि बताओ फॉग की डिसकंटिन्यूटी कहां कहां पे होगी?
कंपोजिट 0 and 3. हाँ नहीं सुनो ध्यान से, तो फॉग की डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे होगी, तो ये तीन बात पे डिपेंड करेगी। एक तो जहां जहां पे fx डिसकंटिन्यूस gx डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो gx कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है? 0 पे. 0 पे। तो x इक्वल टू 0 पे मेरा फॉग क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। Yes sir. ये सबको समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि f के अंदर अपन gx रख रहे हैं, फॉग मतलब क्या होता है, f के अंदर आप क्या रख रहे हो, gx, और ये कहां कहां पे डिसकंटिन्यूस होगा, जहां पे gx डिसकंटिन्यूस हो, gx कहां पे डिसकंटिन्यूस होगा, x इक्वल टू 0 पे। यहां तक समझ में आया? तो एक पॉइंट तो ये आ गया, क्लियर हुआ। आंसर 1/3. 1/3 पे. और दूसरा जो gx है, ये जो fx है, ये कहां पे डिसकंटिन्यूस होगा, x इक्वल टू 3 पे. है ना। मतलब अगर f के अंदर अगर 3 चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और 3 कब होगा ये चेक कर लेते हैं। तो f के अंदर कौन जा रहा है, gx, तो ये इसकी वैल्यू 3 से इक्वेट कर दो। इसकी वैल्यू अगर मैंने 3 से इक्वेट कर दी, तो यहां से मेरा x कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। Yes sir. ठीक है, क्योंकि अगर आप x को 1/3 रखोगे तो g ऑफ x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 पे fx क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। सेकंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सा हो गया, ये वाला। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes sir. Yes sir. ठीक है। और तीसरा आप वो चेक कर लेना, जब आप फॉग का फंक्शन क्रिएट करोगे तो फाइनल फंक्शन क्या बन के आता है, तो उसको देख लेना कि वो जो फंक्शन बन के आ रहा है वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। क्लियर है? यस Yes sir. ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आई थिंक इस पे क्वेश्चंस में मैम ने करा दिए होंगे। ठीक है, ये करा दिया था, ये वाला कराया था। Yes sir. Yes sir. ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे करने का बहुत आसान तरीका है इसको, फॉग की कंटिन्यूटी चेक करनी कहाँ पे, 2 पे। अगेन आपको पता है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट निकालना होगा 2 पे, और देखना पड़ेगा कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करो, देखो डायरेक्टली निकल जाएगी, तो 2 माइनस, ठीक है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। f के अंदर आप रख रहे हो g ऑफ 2 माइनस, तो 2 माइनस की वैल्यू कितनी होगी, g के 1 अंदर minus. एक्स स्क्वायर माइनस 3 Sir, हाँ। 1 minus. तो 2 माइनस कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, है ना। यस सर एक्स Yes. माइनस 2 माइनस मतलब x लेस देन 2 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जब x की वैल्यू 2 रख दोगे तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 यस Yes. सर तो g ऑफ 2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। 1 से कम आएगी कि 1 से ज्यादा आएगी, कम आएगी. कम आएगी, क्योंकि 1 आप से 2 कम से छोटी वैल्यू रख रहे हो, 2 से छोटी वैल्यू रखो, 2 से छोटी वैल्यू माइनस 1 क्या आएगी, 1 से कम, तो 1 से थोड़ी सी कम। अब f के अंदर 1 से कम जा रहा है, तो क्या आंसर आएगा, कौन सा आएगा, 1 से कम, ये वाला Yes sir. है ना। Yes, इसके sir. 2 into 1 minus 1 कितना आ जाएगा, 1. 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1. 1। 1. अब हम क्या निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट मतलब f ऑफ g के अंदर हम क्या रखेंगे, 2 प्लस, है ना। Yes sir. Yes तो sir. g के अंदर अगर आप 2 ऑफ प्लस रखोगे, तो देखो 2 प्लस मतलब कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। Yes sir. इसके अंदर 2 प्लस रखोगे तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू, 2 plus. 2 प्लस 2 आएगी, plus. क्या आएगी, 2 प्लस। अब f के अंदर 2 प्लस जा रहा है, तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, 7. 7. 7 ग्रेटर देन 2 ये रहा, ग्रेटर देन 2 ये रहा, तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7। तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट आई 7। तो क्या ये दोनों इक्वल है, No sir. No. डिसकंटिन्यूअस, आया ना। Yes sir. ओके, Yes sir. वेरी गुड। चलो ये तो कर लोगे आप लोग, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको समझाया कि कहाँ कहाँ पे चेक करेंगे फॉग की पहले डिस्कंटिन्यूटी। g के लिए 2 पे एक तो x इक्वल टू 2 पे नॉट डिफाइंड होगा, एक पॉइंट ये हो गया, है ना। और जब एक fx से कितना हो जाए, 1, बन जब fx की वैल्यू कहाँ पे क्या हो जाए, 1, है ना। Yes sir. यस सर ठीक है। तो f के अंदर g जा रहा है, तो ये 1 कहाँ पे होगा, ये देख लेते हैं किस x पे ये 1 होगा, तो ये किस x पे 3 1 पे. होगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 3। तो दूसरा पॉइंट 3 कौन सा हो जाएगा, 3। 3. ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो जाएंगे। और तीसरा आप क्या करना, f के अंदर gx रख लेना, देख लेना फाइनल फंक्शन कैसा दिखता है, तो वो भी एक बार चेक कर लेना कि फाइनल फंक्शन में कोई पॉइंट तो नहीं आ रहा है। ठीक है, Yes sir. ओके, वेरी गुड। सारी चीजें हैं, ये आपको मैं लिख कर दे दूंगा। ये वाला भी कर लिया था, Yes sir, हो गया था ये. ठीक है। Yes. यहाँ पे आपको ये देखना था कि ये क्या कहाँ पे होगा। अब देखो जब ये कॉस की वैल्यू 1 और -1 होगी, 1 या -1 होगी, तो वहीं पे ये वैल्यू 1 देगा, अदरवाइज सारी वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। क्योंकि किसी भी नंबर 1 और -1 के बीच में कोई भी फ्रैक्शन नंबर अगर आया, उसकी पावर अगर इन्फिनिटी हुई तो आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है सबको? Yes sir. Yes sir. चलो, कंटिन्यूटी इन इंटरवल।
ये भी आपको पढ़ा दिया होगा कि किसी इंटरवल में अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे। दो तरह की इंटरवल होती है, एक होती है ओपन इंटरवल और एक होती है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब मान लो ए से बी, ओपन इंटरवल मान लो ए से बी, क्लोज इंटरवल हमको पता है क्लोज इंटरवल ए से बी। तो मैं कब बोलूंगा फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, बताओ इसके लिए क्या कंडीशन होगी। ए और बी की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी वहां पे। नहीं नहीं नहीं, कोई भी फंक्शन एफ एक्स किसी इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, इसके लिए क्या कंडीशन डेवलप होनी चाहिए। सर ए के लिए RHL एंड बी के लिए LHL नहीं डिफाइन नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं, ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं। सर सीधा हो, ग्राफ सीधा हो तो ए और बी ये आपको पढ़ाया था कि नहीं, नहीं नहीं पढ़ाया था, नो सर। ठीक है सुनो ध्यान से। कोई भी फंक्शन एफ एक्स होगा तो वो अब ओपन इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा, अगर ये मुझे चेक करना है तो मुझे बस सिंपल कुछ नहीं करना है। ए से बी में अगर वो कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ओपन इंटरवल में ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। अगर ए से बी के बीच में अगर वो कंटिन्यूअस ए से लेके बी के बीच में अगर वो कंटिन्यूअस है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा ओपन इंटरवल में। एंड पॉइंट पे मुझे कोई मतलब नहीं है, एंड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ए से बी के बीच में हर पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है तो इस फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, कंटिन्यूअस बोलूंगा। तो कभी भी अगर आपको किसी भी फंक्शन की ओपन इंटरवल में बात करें, जैसे 0 से π/2 बात करें, 1 से 2 बात करें, तो आपको इनके बीच में चेक करना है कि 0 से π/2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में क्या है, कंटिन्यूअस है। एंड पॉइंट से कोई मतलब नहीं आपको, एंड पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि अगर मैं ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूं तो ओपन इंटरवल में यही कॉन्सेप्ट है कि ए के और बी के बीच में अगर हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसको ओवरऑल हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। वहीं पे अगर जब बात क्लोज इंटरवल की आ जाती है तो क्लोज इंटरवल में हमको एंड पॉइंट भी कंसीडर करना पड़ेंगे इस बार। तो एंड पॉइंट पे मुझे क्या देखना, ध्यान से देखना, मान लो ये ए है ये बी है, तो इन एंड पॉइंट पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एंड पॉइंट पे मुझे सिर्फ ग्राफ के, अगर ये वाला एंड पॉइंट है तो इसको इधर मतलब है, और इस पॉइंट के लिए मुझे ग्राफ का इधर वाला पोर्शन मतलब है। इधर कुछ भी हो रहा है उससे मतलब नहीं, क्योंकि ये तो इंटरवल के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इधर ग्राफ मेरा कैसा भी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो टारगेट जोन है वो ये वाला जोन है, ए को इंक्लूड करना है, बी को इंक्लूड करना, और ए को और बी के बीच में मेरा ये टारगेट जोन है। इसके बीच में अरे इसे बी और ए बी को भी इंक्लूड कर। तो ए पे आपको क्या जाना है, थोड़ा सा राइट जाना है, ए पे थोड़ा सा क्या जाना है, राइट जाना है, और बी के थोड़ा सा क्या जाना है, लेफ्ट जाना है, और बी पे थोड़ा लेफ्ट जाना। तो आपको अगर लिमिट ए पे ए प्लस पे फंक्शन और इधर लिमिट बी माइनस पे एफ एक्स बी माइनस पे मिलेगी, और ये अगर एफ ऑफ ए के बराबर आ जाएगी और ये आपकी एफ ऑफ बी के बराबर आ जाती है तो आपका, और इसके बीच में जितने पॉइंट है उन सब पे अगर कंटिन्यूअस है और एंड पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो क्लोज इंटरवल में 2 पॉइंट ध्यान रखना है, एक तो ओपन इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब ए और बी के बीच में हर जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए, और एंड पॉइंट पे ए वाले पे आपको राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, ए वाले पे राइट हैंड लिमिट चेक करनी है और बी वाले पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है। ए वाले पे राइट हैंड लिमिट आपको देखोगे, एक मिनट बीच में मत बोलो बेटा, ठीक है। ए वाले पे आपको राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, बी वाले पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है। अगर यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाती है, यहाँ की लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाती है, मतलब ये एंड पॉइंट का भी अगर चेक हो गया, ओपन इंटरवल का भी चेक हो गया, तो आप डायरेक्टली बोल दो कि क्लोज इंटरवल पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट था, ये आपको ऑलरेडी आई थिंक पढ़ा दिया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट रिकैप करवाया कि क्लोज ओपन इंटरवल में अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ए और बी के बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए, और क्लोज इंटरवल में अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको एंड पॉइंट पे बस इस तरह से देखना है। क्या ये क्लियर है, कोई डाउट हो तो यस सर। No. एनीवन एल्स, बाकी लोगों को किसी को भी डाउट हो तो अभी पूछ लो। नो सर। ठीक है, सर ओपन इंटरवल में आखिर के जो पॉइंट है उनको की कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, मतलब क्लोज इंटरवल में, सॉरी सर क्लोज इंटरवल में मतलब आपको है ना, देखो ए पे आपको चेक करना है ए प्लस की लिमिट, और बी पे आपको चेक करना है बी माइनस लिमिट, ठीक है। जो एंड पॉइंट है आप फंक्शन की लिमिट, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सेकंड, ये मान लो 1 है और ये मान लो 5 है, और ये कोई फंक्शन आपको दिया है क्वेश्चन में एफ एक्स, कोई भी दे सकते हैं। तो आपको अगर एंड पॉइंट पे चेक करना है तो आपको 1 पे क्या निकालोगे आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, ये वैल्यू आप निकालोगे, मतलब 1 पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे। ये वैल्यू अगर फंक्शन की वैल्यू 1 के बराबर आ गई तो ठीक है, और 5 के लिए, इस एंड पॉइंट के लिए आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स, फंक्शन की लिमिट निकालोगे 5 माइनस पे, और ये वैल्यू एफ ऑफ 5 के अगर बराबर आ जाती है मतलब एंड पॉइंट पे क्या होगी, कंटिन्यूअस। क्लियर हुआ? ठीक है सर, अब आ गए। ओके वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो ये इंटरवल की कंटिन्यूटी थी। अगेन
इसके बाद टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑलरेडी आपको बता दिया होगा कि डिसकंटिन्यूटी दो ही तरह की होती है, दो ही नाम से आपको देखो ध्यान देना है, उसमें बस अलग अलग नाम दे दिए। अच्छा इसमें ज्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं, बस नाम याद होना चाहिए। ऑप्शन में आपको 4 नाम दे देंगे और आपको पता होना चाहिए कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी। एक होती है रिमूवेबल, एक होती है रिमूवेबल, दूसरी होती है इररिमूवेबल या फिर नॉन रिमूवेबल, जो भी नाम रहता है। नाम से ही क्लियर है, रिमूवेबल मतलब जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, इररिमूवेबल जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है ये दोनों। अब डिसकंटिन्यूटी के ऑलरेडी आपको रीजन पता थे कि कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा। पहला रीजन ये होता था कि अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे। दूसरा रीजन ये होता था कि लिमिट तो एग्जिस्ट करे लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो। एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या हो जाए कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करती, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एक रीजन ये होता है। और दूसरा तब होता है जब लिमिट ही डिफाइंड ना हो, लिमिट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन तीन कारण में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब यहाँ पे दो में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे ये होता है। यही दो रीजन, यही 3 रीजन है बेसिकली ब्रॉडली फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी के। अब इन्हीं तीनों को बांट दिया गया। तो रिमूवेबल कब होगा, ये वाला, कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल तो हुए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर अगर नहीं है तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलेंगे, रिमूवेबल। मतलब उसको रिमूवेबल बोलेंगे। अब इसको देखो, इसका ग्राफिकली अगर मैं आपको समझाऊं, इसके भी दो तरह के ग्राफ पॉसिबल है। एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, क्या यहाँ पे दोनों में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बोलो। नो सर। यस सर। कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही तो सेम आएगी, बोलो। यस सर। यस सर। दोनों ही केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, सेम आएगी। लेकिन एक केस में फंक्शन की वैल्यू डिफाइन, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ ए के बराबर नहीं और ये भी एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है ना। यस सर। और यहाँ पे तो Yes, डिफाइन sir. है लेकिन वो इक्वल के बराबर नहीं है। अब ये इसको रिमूवेबल क्यों बोला गया, रिमूवेबल मतलब जिसको हम रिमूव कर सकते हैं डिसकंटिन्यूटी को। तो अगर मेरे को ये डिसकंटिन्यूटी रिमूव करनी तो मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो इसको मैं चलो कुछ नाम दे देता हूँ, ये वैल्यू है सी, ये वैल्यू क्या है सी। अगर ये फंक्शन कैसा कहलाएगा इसको मैं लिख के दिखाता हूँ। ये फंक्शन को आप लिखोगे कैसे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू जब ए इज नॉट इक्वल टू ए, सॉरी ए है तो उस समय वैल्यू क्या है सी, है ना। एक्स की वैल्यू ए है तो वैल्यू क्या है सी है। और एक्स की वैल्यू जब ए के आसपास है, मतलब अगर सी में ए के आसपास करूं कि यहाँ पे बाकी जगह वैल्यू कुछ और है, तो अगर ए के आसपास है तो वैल्यू क्या आ रही है, बी आ रही है। मतलब लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स इक्वल टू ए पे बी के बराबर, है ना। यस सर। Yes, sir. तो अगर इसको मुझे इसको हटाना है, इस डिसकंटिन्यूटी को हटाना है तो इसको इस क्लोज पॉइंट को मुझे कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो अगर मैं ये कर दूं कि एफ ऑफ ए की वैल्यू बी के बराबर कर दूं तो ये डिसकंटिन्यूटी क्या हट सकती है, यस बोलो। सर। यस हट सकती है। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, रिमूवेबल। मतलब इसको हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे, जब अगर मेरी फंक्शन की वैल्यू ए के बराबर आ जाए, फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो बस आपको ऐसे याद रखना है, ज्यादा इसमें वो नहीं है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब आएगी, जब लिमिट की वैल्यू दोनों LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ये कंडीशन आ रही है तो ऐसे केस में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको बोलते हैं रिमूवेबल। और यहीं पे जब दो केस बनेंगे कि अगर मान लो लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, एक तो ये केस हो जाए, या फिर कि कोई भी लिमिट फाइनाइट ही नहीं आ रही हो, डज नॉट इज नॉट अ फाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट आ रही हो या फिर कुछ भी आ रही हो। ठीक है, मतलब LHL RHL इक्वल तो नहीं है लेकिन अगर फाइनाइट आ रहे हो तो ठीक बात है। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 5 आ रही है, इसकी वैल्यू 4, लेकिन यहाँ पे मान लो कोई एक लिमिट इनफाइनाइट पे जा रही है तो इस केस में कंटिन्यूटी कैसी होगी, इररिमूवेबल। इस केस में कंटिन्यूटी कैसी होगी, इररिमूवेबल। क्लियर है सर हाँ। सर वो जो फर्स्ट वाला केस है जिसमें फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो रिमूवेबल कैसे है, वहां पे तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। तो वहां पे आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो आप अलग से क्या बोलोगे कि एफ ऑफ ए पे अगर वैल्यू बी के बराबर हो जाएगी इसको हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे भी तो क्या था, यहाँ पे भी आप क्या बोलोगे, एफ ऑफ ए पे अगर वैल्यू बी के बराबर हो जाए तो आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, आपको फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे मॉडिफाई किया है वैसे इसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी तो डिफाइन का था, एफ ऑफ ए पे वैल्यू सी आ रही थी तो आपको उसको बी लाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एफ ऑफ ए पे वैल्यू क्या लानी पड़ेगी, बी लानी पड़ेगी। क्लियर है, तो जाके हटेगी। यस सर क्लियर। ओके, इसको और भी नाम दिए गए हैं, यहीं पे शायद दिया होगा, हाँ ये रहा। ठीक है, ये जो मैंने आपको दो बताया ना कि अगर मान लो
इररिमूवेबल है, लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो ऐसे केस में हम इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट टाइप, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप। और ऐसे वाले में जहां पे लिमिट एग्जिस्ट ना करे, फाइनाइट नहीं हो, तो इसको बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes. एक सेकंड ना, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया? तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा? कंपोजिट फंक्शन में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, डिसकंटिन्यूटी के टाइप देख लिए, बस नाम से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका रिमूवेबल, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं आइसोलेटेड, और इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट। ये तो नाम से क्लियर है, यहाँ पे पॉइंट क्या रहा है, मिस हो रहा है, तो इसको बोल देना आप मिसिंग पॉइंट। और ये क्या हो जाएगा, आइसोलेट, मतलब दूर चला गया, इसको क्या बोल देना, आइसोलेट बोल देना। क्लियर हो गया? यस बोलो। और कभी कभी आपको जब ऐसा ग्राफ दे दे तो ये डिसकंटिन्यूटी को क्या नाम देते हैं, जंप। क्या बोलते हैं, जंप, क्योंकि यहाँ पे एक जंप टाइप आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, हाँ ये नाम दिया हुआ है आगे, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। एग्जाम्पल है, छोटे छोटे एग्जाम्पल है, घर पे ट्राई कर देना, इनके सॉल्यूशन भी मैंने दे रखे हैं। क्लियर है? यस बोलो। सर। ठीक है, एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको समझा देता हूँ, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। एक सेकेंड ना। और जो अगर 6R के बच्चे हों, किसी ने अगर 6R का बच्चे ने ज्वाइन किया, तो अगर उन्होंने डिफरेंशिएबिलिटी कल वाले लेक्चर में कर रखी तो क्लास लीव कर सकते हैं इसके बाद, ये समझने के बाद, ठीक है। अगर कोई 6R का बच्चा इसमें अभी ज्वाइन हुआ है तो उसको डिफरेंशिएबिलिटी कल ऑलरेडी मैंने उनको पढ़ा दिया था, तो अगर उनको चाहे तो वो लीव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका देखो, इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, लेकिन जब जब ये अप्लाई होता है ना, तो जनरली बच्चे भूल जाते हैं कि यहाँ पे हम ये वाली थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, आसानी से दिमाग में भी बैठ जाएगा, लेकिन इसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको दिमाग में कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना होगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। समझने में भी आसान है कि हाँ अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या, एप्लीकेशन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इसका एप्लीकेशन आए तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह की थ्योरम को सिखा रखी, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो थ्योरम का मतलब क्या है, सुन लो ध्यान से, इसकी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। कि मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपके कोई फंक्शन है fx, y इक्वल टू fx। इसमें अगर देखो दो चीज बोली गई है, ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में अगर मान लो दो चीजें, ए से बी में फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी चीज, एफ ऑफ ए पे और एफ ऑफ बी पे फंक्शन अगर अपोजिट साइन का है, अपोजिट साइन का मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फिर इनका प्रोडक्ट कैसा हो, नेगेटिव, सॉरी इनका प्रोडक्ट कैसा हो, हाँ नेगेटिव हो, ठीक है। मतलब मान लो एफ ऑफ ए पे वैल्यू पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बी पे वैल्यू नेगेटिव हो, या फिर अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो, और फंक्शन अगर अपनी ओपन इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूस है, मतलब कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा, ये इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस होना जरूरी है। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है किसी भी फंक्शन के लिए, कि अगर फंक्शन अपनी एंड पॉइंट पे जो वैल्यू है उस पे अपोजिट साइन का आ रहा है, उस पे क्या आ रहा है, अपोजिट साइन, मतलब एफ ऑफ ए पे मान लो पॉजिटिव अगर आ रहा है तो एफ ऑफ बी पे नेगेटिव आ रहा है, और या फिर मान लो एफ ऑफ बी पे पॉजिटिव है तो एफ ऑफ ए पे नेगेटिव है, मतलब एंड पॉइंट पे अगर मान लो फंक्शन अपोजिट साइन का है और ए और बी के बीच में अगर कंटिन्यूस है, इसका मतलब अगर कंटिन्यूस है मतलब इसको यहां से यहां तक पहुंचना है, और यहां से यहां तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, कहीं पे बिना ब्रेक किए पहुंचना है। कंटिन्यूस है मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है वो ऐसे चला जाए, हो सकता है वो ऐसे चला जाए, हो सकता है वो थोड़ा घूम के जाए, ठीक है। तो कहीं पे कैसे भी जाए, कम से कम एक बार तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही, कम से कम मिनिमम एक बार तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा इसी। और मान लो अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट हो जाएगा ये उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, मतलब ये उसका क्या हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे मान लो ये x इक्वल टू मान लो c है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, या फिर उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा फंक्शन का, ये उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब क्या था, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई फंक्शन fx अपनी इंटरवल a से b में कंटिन्यूस है और एंड पॉइंट पे अगर अपोजिट साइन का है, तो उसका कम से कम एक रूट, एक सॉल्यूशन ए और बी के बीच में जरूर होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करा तो इसका रिजल्ट ये बोलता है कि देयर विल बी एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी।
बिटवीन ए एंड बी, मतलब कम से कम एक रूट तो होगा ही सही, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक रूट तो कम से कम इसके अंदर आएगा ही सही। क्या ये बात समझ में आती है लॉजिकली आपको? बोलो। यस सर। ठीक है। अच्छा मैं अगर ये पूछूं इसमें नंबर ऑफ रूट्स, अगर किसी ने ये बोला कि क्या इवन ऑड दोनों हो सकते हैं या फिर इवन नहीं रहेंगे या फिर ऑड ही रहेंगे? नंबर तो ऑफ रूट, नंबर ऑफ रूट्स तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा ना, वो कितनी बार नहीं कट नहीं करेगा वो तो। नहीं, सोचो दिमाग लगाओ। और नंबर ऑफ रूट्स हमेशा ऑड ही रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि नंबर ऑफ रूट्स इवन बन जाए। या तो एक रूट रहेगा या तो 3 रहेंगे या तो 5 रहेंगे या तो 7 रहेंगे। ये भी एक छोटी सी बात है जो समझने लायक है, ये जनरली बताते नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इसके अंदर तो देखो, या तो ये एक बार कट करेगा, मान लो यहाँ पे कट करा, ऊपर गया तो वापस इसको नीचे आना पड़ेगा, तो कितनी बार कट करेगा? 3 बार, है ना? यस सर। ठीक है, कभी भी इवन नंबर ऑफ Yes, टाइम्स कट sir. नहीं करेगा, कभी भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स कट नहीं करेगा, या तो एक बार या तो 3 बार या तो 5 बार या तो 7 बार। तो अगर ये थ्योरम भी अगर सेटिस्फाई करे तो नंबर ऑफ रूट्स हमेशा कैसे होंगे? ऑड होंगे। क्लियर हुआ? सर ऐसा भी तो हो सकता है ना Yes, कि वो sir. एक बार कट करके चला गया और दूसरी बार उसको सिर्फ एक्सेस को टच करके नीचे चला गया फिर। हाँ, तब वो हो जाएगा। तब उस केस में आपके वो दोनों रूट्स इक्वल रूट होंगे, है ना? वो क्यूबिक Yes, तो sir. रहेगी, क्यूबिक रहेगी, लेकिन उसके रूट्स क्या होंगे? इक्वल। तभी भी रूट्स तो 3 ही है ना, यस सर ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स तो 3 ही है, आप उसको क्वाड्रेटिक तो नहीं बोल सकते। क्लियर Yes. हुआ? ओके, ये बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपकी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम थी, इस पे क्वेश्चन भी कराया गया था कि मान लो fx इक्वल टू x माइनस 1 प्लस cos पाई x है, ये आपको बताना कि इट हैज एटलीस्ट वन रूट इन 1 से 2। तो सबसे पहले तो आपको एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि f ऑफ 1 पे और f ऑफ 2 पे वैल्यू क्या आ रही है। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि f ऑफ 1 पे और f ऑफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। अगर ये अपोजिट साइन की है, अगर ये अपोजिट साइन की तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करें, दूसरी कंडीशन आपको क्या देखना है, क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं। ध्यान रखना, कंटिन्यूटी भूल जाते हैं जनरली, कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब कम से कम एक रूट उसका जरूर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर यहाँ देखोगे f ऑफ 1 पे वैल्यू -1 आ रही है, f ऑफ 2 पे वैल्यू 2 आ रही है, मतलब एक पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूस होते तो उनका एडिशन भी क्या होगा? कंटिन्यूस। ये आपको ऑलरेडी एक चीज बताई गई थी कि अगर मान लो fx कंटिन्यूस है और gx कंटिन्यूस है, तो क्या इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा? यस सर। है ना? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो इनका एडिशन भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूटी तो हो गया, डायरेक्ट चेक कर लिया मैंने। दूसरा, एंड पॉइंट पे वैल्यू मैंने निकाली तो अपोजिट साइन क्या आ रही थी, तो हेंस द फंक्शन हैज एटलीस्ट वन रूट इन 1 से 2। बताओ, ये बात समझ में आ रही है आपको? जल्दी यस बताओ। सर। तो अभी जो आपने बताया था वो रिपीट कर दो, कंटिन्यूअस एंड डिस्कंटिन्यूअस वाला। कौन सा वाला? मतलब ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के डिसकंटिन्यूटी क्या रिपीट करना है? सो जो fx प्लस gx आपने बताया था ना, कंटिन्यूअस होगा ये डिस्कंटिन्यूअस। हाँ, मैं ये समझा रहा था कि आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में थ्योरम गिवन है कि अगर मान लो कोई फंक्शन है fx, कोई फंक्शन है gx, दो फंक्शन है अलग अलग, मान लो fx कंटिन्यूस है, fx क्या है? कंटिन्यूस, और gx भी मान लो क्या है? कंटिन्यूस। तो fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इंटू gx, ये भी सब क्या होंगे? कंटिन्यूस। सर एफ एक्स अपन जी एक्स। वो डिपेंड करेगा कि डिनोमिनेटर उस कहाँ पे नॉट जीरो नहीं हो जाए। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप दो के लिए ध्यान रखो, एक बार थ्योरम पढ़ लेना घर जाके। जैसे मान लो एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसकी कंटिन्यूटी के बारे में अगर आपको पूछे तो बताओ क्या ये कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा? तो कैसे सर हम check होगा, करेंगे? क्योंकि एक्स स्क्वायर और साइन एक्स दोनों कंटिन्यूअस है। अब इसको प्रूफ अगर आपको बोर्ड्स में भी करना तो ध्यान रखना, बोर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में भी सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है, एक बार खोल के देखना बुक। तो उसमें क्या थ्योरम क्या है कि अगर ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो इनका एडिशन भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अपने डोमेन में क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं, तो उनका एडिशन भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। क्लियर है? ये थ्योरम भी एक बार आप एनसीईआरटी देखना आज घर जाके। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, चलो ये अपना पोर्शन निपट चुका है कंटिन्यूटी का। अब अपने को पढ़ना है आगे, एक सेकेंड ना, ठीक है, एक सेकेंड, डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक करना था, तो मैं आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस आज ही करा देता हूँ। एक सेकेंड, कितनी बज गई है? ठीक है, अभी टाइम है, एक सेकेंड में स्लाइड्स ऐड कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने अच्छा जो बच्चे कल जिसने डिफरेंशियबिलिटी क्लास कर ली थी वो चाहे तो लीव कर सकते हैं। जिसने 6R में अगर कल क्लास करी हो डिफरेंशियबिलिटी की, वो चाहे तो अभी लीव कर सकते हैं, क्योंकि उनका सेम टॉपिक वापस हो जाएगा। और जिन बच्चों ने डिफरेंशियबिलिटी अभी नहीं किया है वो रुक जाए। चलो
अच्छा आपने, मैं हाँ ये पूछ रहा था कि क्लास 11th में आपको ये मोशन पढ़ाया गया था, याद है? यस सर। Yes, sir. काइनेमेटिक्स 1, काइनेमेटिक्स 2, तो वहां पे आपको 2-3 चीजें सिखाई गई थी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना? यस सर, याद है Yes, sir. Yes. ओ, अब उसी कॉन्सेप्ट को मैं रिलेट करूंगा अब डिफरेंशियबिलिटी में। यहाँ से सुनते जाना, आज सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा डिटेल में, और देखते हैं कितना हम पढ़ पाते हैं आज की क्लास में, फिर हम बाकी अगली क्लास में डिटेल में देखेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो है आपका डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये सोचना होगा भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज ऑलरेडी आपको है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ी रखा है। Yes. यस y सर। अगर इक्वल टू मान लो x क्यूब है तो इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है, कितना आता है? 3x square. y इक्वल 3x square. sin x है, इसका भी डिफरेंशिएशन आपको आता है cos x। cos x। Cos x. Cos x. Cos x. तो मुझे बताओ ये कहां से आया था, कैसे आता सर है ये? फर्स्ट प्रिंसिपल से। दो पाई। फर्स्ट प्रिंसिपल से। यस Yes, सर। sir. क्लास 11th में एनसीईआरटी में आपको सिखाया गया होगा स्कूल में शायद, क्योंकि Yes, बाय sir. फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट First प्रिंसिपल, principle. Yes, sir. याद आ रहा है? उसमें dy बाय dx का f डैश x का फॉर्मूला था, बताओ क्या था? लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx upon h। माइनस fx f ऑफ x प्लस h सर माइनस एक बार fx plus h होगा, एक बार x अपॉन में h। अपॉन में x। h, ठीक है। एक तो ये होता है, और एक बार प्लस करो तो एक बार माइनस करो। देखो ये जनरली बच्चे अलग अलग निकालने में भूल जाते हैं। एक मैं आपको एक और फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ, वो याद कर लेना आप, कि अगर मान लो किसी पॉइंट पे f डैश x निकालना है, यहाँ सुनना, f डैश ऑफ मान लो पूछा है c, f डैश ऑफ क्या पूछा है? c, किसी पॉइंट c पे, तो आप फॉर्मूला ही अप्लाई कर सकते हो। इसकी वैल्यू होगी लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c। अब आपको अगर मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो, राइट हैंड लिमिट निकालना हो, तो डायरेक्टली वही अप्लाई कर देना। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए x टेंड्स टू क्या कर देना? c माइनस, और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x टेंड्स टू क्या कर देना? c प्लस। बाकी फॉर्मूला यही है। क्लियर है? यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो इसको याद रख लेना, ये जल्दी से क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो जाएंगे, और याद रखने में भी आसान है। एक ही फॉर्मूला याद रखना है। बहुत सी बार क्या वो h के चक्कर में माइनस h लगाना भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो एफ डैश सी का ये फॉर्मूला याद कर लेना। dy बाय dx का आपका फॉर्मूला क्या? f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। ये कैसे आया था ये फॉर्मूला? स्लोप देखा था हमने, स्लोप से बना था। हाँ वेरी गुड, स्लोप देखा होगा आपने, या फिर और इसे इसको मैं इसको अगर थोड़ा बहुत आपको रिकैप करूं, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ था, उसके पीछे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, और उसी कॉन्सेप्ट से आपके एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी चीजें आई थी। एक सेकंड, एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा देना। हाँ ये लो, चलो यहीं पे बता देता हूं। यस सर। ठीक है, यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं। ये मान लो कोई कर्व है, ये मान लो कोई है, ठीक है, ये मान लो x x है, y इक्वल x, मान लो कोई पॉइंट है x, ये मान लो x प्लस h, ये गैप है आपका h है, ठीक है, ये मान लो a, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b मान लो, ठीक है। तो x की जगह अगर आप फंक्शन के अंदर x रखोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी fx हो जाएगी, और फंक्शन के अगर x की जगह x प्लस h रखोगे ये वैल्यू आपकी हो जाएगी f ऑफ x प्लस h, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ये निकालू कि ये जो है ये क्या है, बेसिकली आपका a से b जाने में, a से अगर मैं b जाऊं इस कर्व पे, a से अगर मैं b जाऊं तो ये आपका क्या? चेंज इन y, डेल्टा y, और ये क्या है यहाँ पे? डेल्टा x, आया ना?
यस सर। चेंज इन एक्स, ए से बी में ये आपका ये हॉरिजॉन्टल आपका हो गया चेंज इन एक्स डेल्टा एक्स, ये आपका होगा चेंज इन वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं व्हाट डू विल बी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का ये जो रेशियो होगा ये कितना हो जाएगा, देखो tan ये थीटा। नहीं 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 tan थीटा, थीटा वीटा कहाँ है यहाँ पे कुछ, ये वैल्यू है, तो ये अगर मुझे निकालना तो इस यहाँ तक के वाई में ये माइनस कर देंगे, हाँ है ना, यस सर। ये वाली वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, हाँ है ना, जी सर। यस सर। ठीक है। और अगर डेल्टा एक्स निकाल तो डेल्टा एक्स ये वाला गैप कितना है, ये तो एच के बराबर है, यस सर। ये तो सर। किसके बराबर है, एच के बराबर। तो उन्होंने क्या बोला कि बेसिकली ये तो चलो ठीक है हो गया, ये क्या करा हमने, ये जो सीकेंड था ए से बी में, इसका हमने इसको ये भी बोल सकते सीकेंड का क्या निकाला, स्लोप निकाला, या फिर ए से बी में चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स निकाला। तो ये यहाँ पे अगर मैं इसी को ग्राफ को मैं फिजिक्स में रिलेट करता, तो फिजिक्स में अगर आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, किसी पार्टिकल का पाथ अगर मैं ऑब्जर्व करता कि कैसे कैसे वो टाइम के साथ उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा था, मान लो उसका ग्राफ ये बनाया मैंने, तो ए से बी में किसी एक इंटरवल में अगर मुझे ऑब्जर्व करना है, ए से लेके बी में, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ए से बी में इसका क्या चेंज आ रहा है इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो ए से बी में अगर इसका मुझे चेंज निकालना होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या आता, चेंज इन टाइम, आया ना। यस सर। तो यहाँ से अगर ds अपॉन dt में करता तो यहाँ से मुझे क्या मिलती, एवरेज वेलोसिटी, यस सर। क्या मिलती मुझे, एवरेज वेलोसिटी। ए से बी जाने में मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि एक पार्टिकल इज मूविंग, इसका ये डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू 5 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब इसकी वेलोसिटी निकालो, मतलब हम क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। लेकिन अगर मुझसे ये पूछता कि t इक्वल टू 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, t इक्वल टू 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उस समय मेरे पास इंटरवल नहीं है, उस समय मेरे पास क्या है, एक इंस्टेंट है जहां पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है, किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक गिवन इंस्टेंट पे मुझे पता करना है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आया ना। यस सर। तो देखो यहाँ पे जब एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा था तो एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी थी, और इसको मैं एक तरीके से और बोल सकता हूँ कि ये जो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है बेसिकली क्या, इस लाइन का स्लोप है क्या, देखो Yes, sir. आपने चैप्टर स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है, स्ट्रेट लाइन में आपको पता है कोई भी लाइन का स्लोप क्या कहलाता है। यहाँ पे अगर मैं थीटा बना दूं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर ये एंगल थीटा बना जिसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है, आया ना। यस यस सर। इसका स्लोप क्या होता है, tan थीटा। और यहाँ पे भी देखो, ये अगर ये इसको मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं, ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, आया ना। यस सर। ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बेसिकली क्या है, tan थीटा, और tan थीटा इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ लाइन AB, यस सर। स्लोप ऑफ सीकेंट AB। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, ध्यान से सुनो कि एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम A to B इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द सीकेंट AB। एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द सीकेंट AB। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, अगर मुझे t इक्वल टू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकालनी, इस पॉइंट पे अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट को पास लाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे a और b पास आते जाएंगे ये कॉर्ड छोटी होती जाएगी, है ना। यस सर। जैसे जैसे ए और बी पास आते जाएंगे एक और छोटी होती जाएगी, और एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में। समझ में आ रहा है। यस सर। सर आ रहा है। उस समय जब ये स्लोप, उस समय जो ये निकलेगा उस समय क्या हो जाएगा, इट इज द स्लोप ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी। और उसको इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं, मतलब ये जो चेंज है बहुत छोटा हो गया, तो इस छोटे चेंज को हम करते हैं ds, छोटे चेंज को हम क्या लिखते हैं ds, और छोटे से टाइम इंटरवल को क्या लिखते हैं dt। dt। और ये यही मेरा क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सी, और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आ रहा है समझ में। यस सर। यहाँ पे कहने का मतलब देखो, यहाँ से बहुत बड़ा रिजल्ट दे रहा हुआ बेसिकली, dy by dx या ds by dt या ds by dt कुछ भी हो, कोई भी मतलब डिफरेंशिएशन हो, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आ गया। यहाँ से मेरे पास बहुत बड़ा रिजल्ट क्या आया कि dy by dx का मतलब किसी एक पॉइंट x इक्वल टू c पे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। तो अगर मान लो कोई फंक्शन मेरा, ध्यान सुनना, अब यही एक्चुअली मुझे यही याद रखना है, फाइनल रिजल्ट ही ध्यान रखना है। कोई फंक्शन है मान लो fx y इक्वल टू fx, और किसी पॉइंट c पे मुझे dy by dx निकालना है। तो बेसिकली क्या करना है, ये मान लो x एक्सिस है या आपकी y एक्सिस है, x इक्वल टू c पे, x इक्वल टू c पे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये पता करना है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू c क्या होगा, तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या आया, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू किसके बराबर होगी। अगर इस पॉइंट c पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ध्यान सुनना, इस पॉइंट c पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं और इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लूं,
इस टेंजेंट का क्या निकाल लूं, स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे, ये थीटा है मान लो, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा है ना, यस sir. इसका स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये उसी टेन थीटा की क्या आएगी, बराबर आएगी, ये उसी टेन थीटा की क्या आएगी, बराबर आएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, dy by dx at a particular point is nothing but the slope of tangent at that point. It is nothing but the slope of tangent at that point. ये आपको एकदम दिमाग में छाप देना है। अगला जो चैप्टर आएगा आपका इसके बाद वाला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां पे इसका बहुत डिटेल में यूज होगा। और आपको ये बात अब कभी भी नहीं भूलना है, कभी भी अगर कोई टीचर या फिर कोई भी आपको पूछता है कि भाई बताओ dy by dx का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, dy by dx आपको क्या देता है, तो आपको एक लाइन में अच्छे से उसको समझाना है कि dy by dx एक पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब ये है कि अगर उस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, उस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा वही मेरा क्या होगा, dy by dx होगा। मतलब dy by dx रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, इसको मैंने किससे रिलेट किया था, देखो यहाँ से मैंने इसको सेकेंड धीरे धीरे पहले एवरेज वेलोसिटी दे रहा था, उस सेकेंड धीरे धीरे पॉइंट अगर पास आता है तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी आपको कन्वर्ट हो जाएगा ds बाय dt में, और आपको क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन में हम जो dy बाय dx पढ़ते हैं उसका मतलब क्या होता है, इट इज द स्लोप ऑफ, अब देखो यहाँ पे भी ये डेल्टा एक्स, ये भी एक सेकेंड है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इसी में अगर मैं ये अप्लाई कर दूं लिमिट, ये जो गैप है इस गैप को मैं छोटा कर दूं, इस गैप को बहुत कम करते गए हम, अगर कम करते जाएंगे तो ये सीकेंड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। यस सर। अगर मैं ये बोल दूं अगर h की लिमिट में 0 से अप्लाई कर दूं, लिमिट h टेंड्स टू क्या कर दूं, 0 कर दूं, मतलब ये गैप में कम कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, टेंजेंट, और जो मुझे वो चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, dy by dx मिलेगी। मतलब ये जो डेल्टा y by डेल्टा x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x, और इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। आया समझ में थोड़ा बहुत कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है? यस सर। पहले तो हमने एवरेज निकाला था, अगर इसमें इसी में अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, dy by dx मिल जाएगा। मतलब डेल्टा, पहले तो मेरे पास क्या था, डेल्टा y by डेल्टा x था, लार्ज चेंज इन y अपॉन लार्ज चेंज इन x। तो इसको अगर मुझे स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x लाना था तो मैंने क्या कर दी, लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट h अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। अगर ये गैप बहुत कम हो जाएगा तो वो सेकेंड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या, क्या समझाया? यस सर। आपको फाइनल रिजल्ट ध्यान रखना, आपको फाइनल रिजल्ट ध्यान रखना बच्चों कि dy by dx इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो ये तो मेरा डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ, ये तो मेरा क्या हुआ, डिफरेंशिएशन का मतलब। अब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है ये समझना, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है ये समझना। अब देखो आपको मैंने कंटिन्यूटी में समझाया था, दो चीज समझाई थी जब मैंने कंटिन्यूटी चैप्टर चालू किया था। एक मिनट, पेन टैप सब गड़बड़ हो जाता है मेरा, वापिस मेडिकल, ठीक है कोई बात नहीं। आपको कंटिन्यूटी में मैंने एक चीज सिखाई थी स्टार्टिंग जब चैप्टर कही किया था कि किसी भी चीज की कंटिन्यूटी अगर मुझे चेक करनी है तो कंटिन्यूटी चेक करने के दो तरीके हैं। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा उसको चेक करने के दो तरीके। एक सबसे आसान तरीका था ग्राफिकल, अगर ग्राफ पता हो तो डायरेक्टली देख के बता देंगे। तो देख के कैसे बताओगे कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, बताओ। सर अगर उसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा ग्राफ में तो कंटिन्यूअस है। हाँ, कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा, आराम से फ्लुएंटली कहीं पे बिना पेन को लिफ्ट किए मैं अपने ग्राफ को ड्रॉ कर पा रहा हूँ, तो ऐसे ग्राफ को मैं क्या बोलूंगा, कंटिन्यूअस, है ना। यस सर। ठीक है, तो ग्राफिकली तो देखना बहुत आसान है कि अगर मैं किसी भी फंक्शन के ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर पाऊं तो मतलब ऐसा फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस। और वहीं पे जब मैंने बोला कि अगर मान लो बिना ग्राफ के, ये तो हमने क्या कर लिया ग्राफिकली, ये तो हमने क्या तरीका अपनाया ग्राफिकली। और विदाउट ग्राफ अगर मुझे अपनाना है, ग्राफ नहीं पता, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हम क्या करते थे, लिमिट निकालते थे, है ना। और लिमिट की वैल्यू अगर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाती थी तो मैं फंक्शन को क्या बोलता था, कंटिन्यूअस बोलता। ये तो किसी पॉइंट पे और इंटरवल में भी कैसे चेक करना है ये भी आपको मैंने बता दिया। क्लियर है? यस सर। ये कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट था। अब डिफरेंशिएबिलिटी में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो देखना है। डिफरेंशिएबिलिटी में इस तरह से क्या कॉन्सेप्ट है, वही अगेन दो तरीके होंगे इसके। एक होगा आपका ग्राफिकली, कि ग्राफिकली क्या मैं देख के बता सकता हूँ कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और दूसरा आपका कोई ना कोई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए चेक करने के लिए डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो अगेन डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट हम सबसे पहले देखेंगे, किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा वो चेक करना। तो ध्यान से सुनना। अब देखो डिफरेंशिएशन का आपका ज्योमेट्रिकल लॉजिक क्या था, टेंजेंट एट अ पॉइंट। क्या था, टेंजेंट एट अ पॉइंट। तो अगर किसी पॉइंट पे, सुनना ध्यान से, अगर किसी पॉइंट पे एक सिंगल पॉइंट पे अगर एक से ज्यादा टेंजेंट बन रही हो, देखो एक पॉइंट पे अगर एक ही टेंजेंट बन रही है, यूनिक टेंजेंट मिल रही, मतलब फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ग्राफिकली कैसे चेक करोगे, अगर एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर उस इंटरवल में उस पॉइंट पे अगर एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि मान लो उसको कंटिन्यूअस होना जरूरी है, अगर पता चला कंटिन्यूअस ही नहीं है
तो क्या अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे? नो सर। अगर sir. फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या मैं टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा? अगर ऐसा भी हुआ, ऐसा भी हुआ, कैसा भी हो, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हम टेंजेंट तो ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। Yes. अगर आपको डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है तो डायरेक्टली आप क्या बोलोगे? नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, वहां पे कभी भी टेंजेंट ड्रॉ हो ही नहीं सकती। ये तो बात क्लियर है ना? मतलब अगर देखो ये बहुत बड़ा रूल हो गया कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसको मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा? नॉन डिफरेंशिएबल। क्या बोलूंगा? नॉन डिफरेंशिएबल। क्यों बोलूंगा? क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उस पर कभी भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या उस पॉइंट पे? नो बोलो। सर। सबको समझ में तो आ रहा है कि बहुत ज्यादा फास्ट हो गया? नो आ रहा है थोड़ा सा फास्ट हो। थोड़ा सा फास्ट हो गया, ठीक है। ये जब कंप्लीट होगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखो सिंपल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था? टेंजेंट एट अ पॉइंट। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था? टेंजेंट एट अ पॉइंट। तो मैं अगर डिफरेंशिएबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपको ये समझा रहा था, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस हुआ मतलब मान लो ऐसा ब्रेक आ गया, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे फिर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं, चेक ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की मैं बात कर ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं होगी, है ना? क्या यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ इस पॉइंट पे? नो सर No, sir. तो अगर No, फंक्शन sir. डिसकंटिन्यूअस हुआ तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे? नॉन डिफरेंशिएबल। क्या बोलोगे? नॉन नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल क्या ये बात समझ में आई? यस सर ठीक है। सर अब Yes, यहाँ पे sir. अगर मान लो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर कैसे चेक करना कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? तो फिर आपको ये बोला गया, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और उस पॉइंट पे अगर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो रही, यूनिक मतलब एक सिंगल टेंजेंट अगर ड्रॉ हो रही, तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल। जैसे मान लो ये कोई मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट कंसिडर किया मैंने, x इक्वल टू ए। तो क्या x इक्वल टू ए पे मुझे बताओ कितनी टेंजेंट ड्रॉ होगी? सर एक 1। होगी सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी, हाँ है ना? ये वाली यस सर। क्लियर है? तो एट x इक्वल टू ए वी कैन ड्रॉ यूनिक टेंजेंट। ये समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. टेंजेंट मतलब इसकी dy बाय dx की वैल्यू एक ही आएगी, चाहे लेफ्ट साइड से जाओ या चाहे राइट साइड से जाओ। dy बाय dx a प्लस पे और a माइनस पे क्या सेम आएगा? यस सर है ना? चाहे आप Yes. लेफ्ट साइड से जाओ या राइट साइड से जाओ, हल्का सा राइट साइड से जाओ, इस पे यही टेंजेंट बनेगी, है ना? यही वाली टेंजेंट की लाइन रहेगी। तो dy बाय dx की यूनिक टेंजेंट जाएगी, चाहे लेफ्ट साइड से जाओ या राइट साइड से जाओ। मतलब इस देखो ये लेफ्ट साइड से dy बाय dx को हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट साइड से जो हम dy बाय dx निकालते हैं उसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो कहने का मतलब ये है, सुनना ध्यान से, अगर किसी पॉइंट पे मैं ग्राफिकली देख पा रहा हूँ कि एक ही टेंजेंट बन रही है, मतलब वहां पे वो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। वहां पे वो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल। वहां पे वो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल। वापस सुन लो एक लाइन, कि अगर किसी पॉइंट पे मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ज्योमेट्रिकली कैसे चेक करूंगा? मुझे ये देखना है अगर उस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ पर यूनिक टेंजेंट है, मतलब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, मतलब वो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। वो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. अगर किसी को नहीं समझ में आए तो प्लीज प्लीज पूछ लेना। एक और पॉइंट देखो यहाँ पे बी वाला। अब बी पे इशू क्या आ रहा है? ध्यान सुनना। बी पे इशू ये आ रहा है कि बी के थोड़ा सा लेफ्ट में और थोड़ा सा राइट में क्या टेंजेंट सेम आएगी क्या अलग अलग आएगी? अलग अलग अलग-अलग यहाँ पे एक अलग-अलग कॉर्नर होगा। आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? शार्प कॉर्नर आ रहा है। तो बी के थोड़ा सा लेफ्ट में और थोड़ा सा राइट में दो अलग अलग टेंजेंट आएगी। मतलब एट यहाँ पे इस पॉइंट पे x इक्वल टू बी पे मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? शार्प कॉर्नर। तो हल्का सा लेफ्ट में और हल्का सा राइट में दो अलग अलग टेंजेंट बनेगी, मतलब यहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं आएगी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पे फंक्शन कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. इसमें समराइज कर रहा हूँ, एक बार समराइज कर दूंगा तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार वो सुन लो ध्यान से। एक मिनट, पेज ऐड कर दूं, एक सेकंड बस। तो देखो समराइज कर रहा हूं मैं फाइनली। हमने क्या देखा? डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हमने ये सीखा कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये होता है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। और किसी पॉइंट पर अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो डिफरेंशिएबिलिटी, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? बोलो, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना? यस सर। अगर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है? जैसे मान लो किसी पॉइंट x इक्वल टू सी पे, एफ डैश सी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? लिमिट x टेंड्स टू सी, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस सी। X minus. ये एफ डैश सी होता है ना? ये फॉर्मूला Yes, भी sir. रहता था, ये एकदम रट लेना सब लोग प्लीज।
इसको रट लेना घर जाके। एफडेसी का फॉर्मूला क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? एक्स की जगह क्या कर दोगे? सी माइनस, और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? एक्स की जगह क्या कर दोगे? सी प्लस। सी प्लस। यस ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा, मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। कैसा हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। ठीक है। और ग्राफिकली कैसे चेक करोगे? अगर ग्राफिकली शार्प कॉर्नर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? शार्प कॉर्नर। तो जहां जहां पे भी शार्प कॉर्नर दिखेगा आपको, शार्प कॉर्नर मतलब समझते हो ना, ऐसा मतलब तीखा तीखा कॉर्नर। हेलो, यस सर। जहां जहां भी आपको शार्प कॉर्नर दिखेगा वहां पे आप डायरेक्टली देखते से बता देना फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशियल। नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशियल। बाकी हर जगह क्या रहेगा? डिफरेंशियल। बाकी हर जगह कंटीन्यूअस है। अच्छा, टाइम तो नहीं हो गया ना? आपकी अगली क्लास कितनी बजे? सर नहीं है अब। हाँ चलो ठीक है। सर नहीं है कर्व स्मूथ है, जहां जहां भी कर्व स्मूथ है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फंक्शन मेरा कैसा रहेगा? डिफरेंशिएबल। यहाँ पे हर जगह क्या होगा? डिफरेंशिएबल। लेकिन जहां पे भी आपको ऐसा ऐसा टर्न आएगा, शार्प कॉर्नर आएगा, वहां पे फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉन डिफरेंशियल। वहां पे मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉन डिफरेंशियल। सर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही तो नॉन डिफरेंशिएबल है, आगे तो फिर बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल है। मैंने यही तो समझाया। बाकी सब जगह क्या है? एक यूनिट टेंजेंट बनेगी। बाकी हर पॉइंट पे आपकी एक सिंगल ही टेंजेंट बनेगी। लेकिन इस पॉइंट पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से क्या बन जाएगी? दो टेंजेंट। इसलिए यहाँ पे होगा नॉन डिफरेंशिएबल, बाकी सब जगह क्या होगा? डिफरेंशिएबल। क्लियर है सर यस यस सर। सर। सर अगर हम जैसे कोई पैराबोलिक फंक्शन कंसीडर करें तो उसके ओरिजिन पे वो डिफरेंशिएबल होगा? हाँ, वो मतलब पैराबोलिक उतना की स्मूथ sharp कर्व नहीं है ना, होता। उसमें शार्प कॉर्नर थोड़ी आ रहा है। वो तो एक स्मूथ कर्व है, तो वो हर जगह क्या है? डिफरेंशिएबल है। क्लियर है? यस सर ठीक ठीक है। है। चलो, ये बात समझ में आई थोड़ी बहुत आपको? यस सर। सर देखो, डिफरेंट अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, उसके दो कारण हो सकते हैं। कोई भी फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर ना आ रहा हो, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन डिफरेंशिएबल। दूसरा कारण ये हो सकता है वो फंक्शन ही क्या हो जाए? डिसकंटिन्यूअस। वो फंक्शन ही कैसा हो जाए? डिसकंटिन्यूअस। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहा तो वही नॉन डिफरेंशिएबल। और ज्योमेट्रिकली चेक करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। क्या? शार्प कॉर्नर। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। ये आपको मैंने हल्का सा इंट्रोड्यूस आज करा दिया है। अगली क्लास में जब इसके क्वेश्चन करेंगे मजा आएगा आपको कि इसमें क्या वेरायटी आती है, जेई कैसे क्वेश्चन पूछता है, और आता ही ये क्वेश्चन है। अब इस बार क्या होगा? कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के मिक्स क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा फंक्शन, फिर आपको चार ऑप्शन दे देंगे, डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन कंटिन्यूअस। इस तरह से चार ऑप्शन आएंगे। काफी अच्छे अच्छे जेई के क्वेश्चन आते हैं। तो अगली जो लेक्चर है उसमें हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के मिक्स प्रॉब्लम करेंगे जो जेई में पूछे गए। क्लियर है सबको? यस सर। अब आपका काम Yes, है, sir. एक मिनट में होमवर्क बता दूं आपको, फिर आपको छोड़ूंगा मैं। एक सेकंड। चलेगा सर। आपका होमवर्क ये है कि फिर पेज कम पड़ गया, यहीं पे बता देता हूँ आपका होमवर्क क्या। सुनो ध्यान से, और ये सब कर लेना अगली क्लास के पहले। एक तो आप एनसीईआरटी की थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेना, रीड लगा लेना, और उसके जो जो भी क्वेश्चन है वो एक बार अटेम्प्ट कर लेना। थ्योरी पढ़ लेना, उसमें जो जो भी थ्योरम दे रखी है वो उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। मतलब बेसिकली एनसीईआरटी आपको पूरी एक बार स्कैन कर लेनी। क्लियर है? पहला काम तो ये। बोलो, समझ में आया? यस सर। ओके सर। सेकंड काम आपका ये कि आपकी जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर जो आपको थ्योरी गिवन है और थ्योरी के साथ साथ जो छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है वो आपको करना है मॉड्यूल सर के अंदर। मॉड्यूल में सिर्फ वो क्वेश्चन वाले पार्ट ही है, थ्योरी वाला पार्ट नहीं है हमारे पास। ये ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ आपको, ग्रुप पे डाल दूंगा अभी। क्लियर है? थ्योरी वाला भी भेजा हुआ आपने? ओके थ्योरी इसकी आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अब डायरेक्टली क्या करेंगे? क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, पीवाईक्यू। क्लियर है? यस यस सर। यही के क्वेश्चन में आपको देखो, आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, अभी मैंने कुछ ज्यादा नहीं कराया, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाया। थोड़ा बहुत मैं क्वेश्चन और कल डिफरेंशिएबिलिटी पे प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद हम डायरेक्टली पीवाईक्यू अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जेई कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आपसे बन रहे कि नहीं बन रहे। चमक गया? ओके यस सर। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको मैं अभी लेक्चर अभी ग्रुप में आपके ये नोट्स और आपको थ्योरी या क्या नाम मॉड्यूल ये दोनों भेज रहा हूँ, तो आप ये पढ़ लेना। क्लियर है? ओके यस ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और किसी को कुछ बोलना है? थैंक यू सर। बाय सर।